हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 1 का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि कुलदीप कलेक्टर बन चुका है और उसने अपना ट्रांसफर अपने गांव सितारपुर में करवा लिया है। कुलदीप ने ट्रांसफर चौहान से बदला लेने के लिए करवाया होता है। वहीं वो दद्दू की बेटी से भी शादी कर लेता है। वहीं नदी में जो हादसा करवाया होता है वो दद्दू ने प्लान बनाकर करवाया होता है ताकि सारा ब्लेम उस चौहान पर जाए। हादसे में 15 लोगों की जान चली जाती है। आगे के एपिसोड में हम देखते हैं कि कुलदीप उस जगह पर जाता है और वहाँ की जांच पड़ताल करता है। वो यहाँ पर एक ब्रिज बनाने का ऑर्डर पास कर देता है। साथ ही कुलदीप चौहान के सारे घाटों को सील करवा देता है जहाँ से चौहान की इनकम आया करती थी। साथ ही उस हादसे के बाद कुलदीप ने चौहान के ऊपर कार्यवाही भी शुरू कर दी होती है। आगे हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला चौहान के घर पर चौहान को पेश होने का ऑर्डर लेकर आता है। यहाँ चौहान की पत्नी कहती है कि वो घर पर नहीं है। वहीं पुलिस वाला कहता है कि अगर वो 3 दिन के अंदर अंदर पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। आगे हम देखते हैं कि चौहान कहीं जा रहा होता है। वहीं अंगद कहता है कि ये कुलदीप सिर्फ और सिर्फ हमसे ही बदला लेने के लिए आया है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। के बाद ये लोग अपने वकील से मिलते हैं। वकील बताता है कि कुलदीप ने जिस काम पर छापा मारा है हम उसे तो नहीं रोक सकते क्योंकि वो डीएम है। साथ ही अब तो वो दद्दू का दामाद भी बन चुका है, इसीलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, पता नहीं वो कब वार कर दे। इधर कुलदीप नए पुल का कार्य चालू करवा देता है। तभी कुलदीप वहीं भूषण को देखता है जब उसे पता चलता है कि यही शान्विका का हस्बैंड है। इसके बाद हमें शान्विका और भूषण को दिखाया जाता है जो खाना खा रहे होते हैं। तभी भूषण के पास उसके सर का कॉल आ जाता है। उसे खाना छोड़कर अर्जेंट जाना पड़ता है। इधर भूषण के सर बताते हैं कि आज से तुम्हें डीएम सर के हाउस उनकी सिक्योरिटी करनी होगी। इसके लिए भूषण उनसे मना कर देता है, कहता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मगर उसके सर उसे डांट देते हैं। वो कहते हैं कि नौकरी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, जो ऑर्डर तुम्हें मिला है उसे तो तुम्हें फॉलो करना ही होगा। भूषण को ना चाहते हुए भी सर की बात माननी पड़ती है वरना वो सस्पेंड हो जाएगा। इधर दद्दू के घर पर बताया जाता है कि माला की शादियों की तैयारियां चल रही हैं। तभी माला अपनी माँ से कहती है कि उस कुलदीप ने मुझसे एक सवाल तक नहीं पूछा और उसने हमसे शादी के लिए हाँ कर दी, कहीं उसके साथ मेरी लाइफ झंड ना हो जाए। नहीं, उसकी माँ उसे समझाती है कि कुलदीप एक शांत लड़का है। नहीं, उसकी माँ बातों ही बातों में ये भी कह देती है कि तेरे पापा को उसकी पावर की जरूरत है, हो सकता है उसे तुम्हारे पापा की पावर की जरूरत हो। अगर वो डीएम है तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। इस तरह वो अपनी बेटी को मना लेती है। इधर दद्दू कार में बैठे हुए बहुत खुश हो रहा था क्योंकि आज उसकी बेटी की शादी डीएम से होने जो जा रही थी, यानी कि वो अपनी बेइज्जती का बदला अब उसके साथ मिलकर चौहान से लेगा। यहाँ दद्दू अपने एक आदमी से कहता है कि आज हम चौहान के घर चलते हैं, उसको बर्बाद करने से पहले उसका मुंह तो मीठा करवा दें कि उसे हम पर शक न हो कि उसे बर्बाद करने में हम भी शामिल हैं। के बाद दद्दू सीधा चौहान के घर पहुंच जाता है। दद्दू इन सभी को शादी का कार्ड देने आया होता है। दद्दू चौहान से कहता है कि तुमने हमारी इतनी बेइज्जती की, उसके बाद भी हम तुम्हें कार्ड देने आए हैं। बहुत सी बातें इनके बीच होती हैं, जैसे कि जले पर नमक छिड़कने वाली। यहाँ इनका मुंह मीठा करवा कर दद्दू यहाँ से चला जाता है। चौहान दद्दू से कहता है हम जरूर आएंगे। वहीं शान्विका का चाचा भी कहता है शादी में तो जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई, आखिर हम भी तो देखें आखिर तुम्हारा दामाद है कैसा, शादी के बाद कैसा दिखता है। दद्दू यहाँ से हंसते हंसते निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ कुलदीप और माला की शादी हो रही है। यहाँ पर कई बड़े बड़े लोग आए हुए थे। इससे लास्ट में यहाँ चौहान शादी में पहुँचता है। यहाँ भूषण कुलदीप की सिक्योरिटी में लगा हुआ था। भूषण उसे वहाँ देखकर चौंक जाता है। फिर यहाँ चौहान कुलदीप को बधाई देने के लिए आता है। वे कुलदीप चौहान से कहता है कि आज तो आप हमारे यहाँ आए हैं, कभी हम भी तुम्हारे यहाँ आएंगे। कुलदीप का सीधा मतलब था कि वो चौहान को बर्बाद करने आएगा, क्योंकि यहाँ बातों ही बातों में धमकी दी जा रही थी। वहीं शान्विका का चाचा भूषण से कहता है कि तुम यहाँ इनकी सिक्योरिटी में क्यों लगे हुए हो। भूषण कहता है कि मजबूरी है वरना सस्पेंड कर दिए जाते। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ कुलदीप ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास शान्विका का चाचा पुष्कर आ जाता है। पुष्कर कुलदीप से कहता है कि तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो, कभी भी गिरा दिए जाओगे। वहीं कुलदीप पुष्कर को धमकी देते हुए बिल्कुल शांत स्वर में कहता है कि जो तुम लोगों ने किया है उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी ही होगी। पुष्कर यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। पुष्कर चौहान से कहता है कि ये कुलदीप कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, मगर चौहान यहाँ चुपचाप से पुष्कर को लेकर निकल जाता है क्योंकि वो
यहाँ कुलदीप से बदला नहीं ले सकता था। तो दद्दू इन सब की बातें देखकर यहाँ बहुत ही अंदर मुस्कुरा रहा था। शादी खत्म होने के बाद भूषण कुलदीप को मिले सारे गिफ्ट्स गाड़ी में रखवा रहा होता है। तभी उसके पास शान्विका का कॉल आ जाता है। शान्विका कहती है कि आप कब तक घर आएंगी। भूषण कहता है कि डीएम साहब की सेवा में लगा हुआ हूँ, आज तो छुट्टी मिलने से रही, सुबह ही आ पाऊंगा। इतनी बात होने के बाद शान्विका कॉल कट कर देती है। इधर कुलदीप की सुहागरात होती है और हम कुलदीप और माला को रूम में देखते हैं, जहाँ कुलदीप गेट के पास खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। माला उसके पास आती है। वो कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं कि आज हमारी शादी हुई है। कुलदीप कहता है कि मेरा ध्यान कहीं और था। माला उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। आपने तो कुछ नहीं पूछा, मैं खुद से ही तुम्हें कुछ बता देती हूँ। माला ये भी कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे कल ही मालूम पड़ा। लेकिन कुलदीप उससे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था और वो वहाँ से चला जाता है और बेड पर जाकर बैठ जाता है। माला कुलदीप से बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कुलदीप उसकी बात काट देता है। कहता है कि हम धीरे धीरे सब कुछ जान लेंगे, हमें अभी से सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कुलदीप माला से कहता है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। कुलदीप ने तो यहाँ अपना बदला लेने के लिए शादी की थी कि वो और दद्दू मिलकर उस चौहान का पलड़ा झाड़ सके। माला कहती है कि तुम दोनों के चक्कर में हम तो पिस गए, लेकिन अब रिश्ता बना है तो उसे निभाना तो पड़ेगा। वहीं कुलदीप कहता है कि हम धीरे धीरे सब कुछ संभाल लेंगे। यहाँ माला कुलदीप की बातों से उदास हो जाती है और वो सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन हम दद्दू को योगा करते हुए देखते हैं। यहाँ दद्दू के पास कुलदीप का फोन आता है। वो दद्दू से कहता है कि आप अपनी बेटी को समझा दीजिए, वो पति पत्नी की तरह रहना चाहती है, जिसके लिए मैं अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। दद्दू यहाँ कुलदीप से कहता है कि हम माला से बात कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप बस चौहान का इंतजाम करिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इधर चौहान अपनी फैक्ट्री में होता है। तभी अंगद भागते हुए उसके पास आता है और वो चौहान से कहता है कि हमारे सारे कारोबार पर रेड पड़ चुकी है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। साथ ही ये भी पता चलता है कि चौहान के सारे धंधों को सील किया जा रहा है और यहाँ चौहान के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। चौहान समझ जाता है कि यहाँ कुलदीप वाकई उसका बदला लेने आया है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। यहाँ पुष्कर भी बहुत गुस्से में था और वो कहता है कि मैं कुलदीप को जान से मार डालूंगा, लेकिन चौहान उसे रोकता है। कहता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे उससे बात करनी होगी। कुलदीप से बात करने से पहले मैं दद्दू से बात करता हूँ, शायद वो उसका दामाद है तो उसे समझाएगा। इधर ये लोग दद्दू को कॉल करते हैं, लेकिन दद्दू तो कॉल ही नहीं उठाता, उसे तो मजा आ रहा था। दद्दू का नौकर कॉल उठाकर कहता है कि वो अभी बिजी है। ये देखकर तो पुष्कर को बहुत जोर का गुस्सा आता है। इसके बाद चौहान कुलदीप को ही कॉल लगाता है, लेकिन जब यहाँ चौहान कुलदीप को कॉल करता है, कुलदीप इधर अपने पापा के साथ बिजी होता है। कुलदीप का नौकर उसका फोन उठाता है और चौहान से कह देता है कि सर अभी बिजी हैं और वो बात नहीं करना चाहते। इनकी बातें सुनकर चौहान को गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ चौहान गुस्से में पुष्कर से कहता है कि इस कुलदीप को तो अब इस दुनिया से उठाने का वक्त आ ही गया है, वरना ये हमें उठा लेगा। इसके बाद पुष्कर गुस्से में यहाँ से कुलदीप की मौत का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ता है। अब कुलदीप अपने काम से कहीं जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि रास्ते में एक मंदिर पड़ता है जहाँ शान्विका पूजा करने आई होती है। वो अपनी गाड़ी में बैठ ही रही थी कि तभी उसकी नजर कुलदीप की गाड़ी पर यानी कि कुलदीप पर पड़ती है। इधर कुलदीप अपना चश्मा उतारता है और वो शान्विका को देखता है। शान्विका भी कुलदीप को देखती रह जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्कर और अंगद एक गैंग के पास आते हैं। वो गैंग कॉन्ट्रैक्ट लेकर मर्डर किया करती है। इस गैंग के लीडर का नाम गौरी होता है। यहाँ पुष्कर गौरी से सीधा कुलदीप को मारने के बारे में बताता है और उसे एक पान खिलाता है। यहाँ पान खाने का मतलब है कि उसका काम हो जाएगा। उसका गौरी पान खा लेता है और मान जाता है। कहता है कि तुम्हारा काम कल ही हो जाएगा। अगले दिन भूषण को हम घर पर देखते हैं, जो शान्विका को बता रहा होता है कि किस तरह से कुलदीप ने चौहान के सारे धंधों को बंद करवा दिया है। भूषण शान्विका से कहता है कि एक बार तुम ही कुलदीप से बात करके देख लो कि वो ऐसा ना करे, शायद उसका गुस्सा शांत हो जाए। भूषण की बातें सुनते ही शान्विका भड़क जाती है और वो कहती है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। इसके बाद भूषण अपने काम पर निकल जाता है। अगले सीन में हम कुलदीप की मौसी के लड़के राजा को देखते हैं, जो कुलदीप से मिलकर अपने घर जा रहा होता है। अभी कुलदीप कहता है कि हम तो चाहते हैं कि तुम भी यहीं पर कुछ काम करने लग जाओ, लेकिन यहाँ कुलदीप का पापा उसे समझाता है कि नहीं बेटा, उसे उसका काम खुद करने दो।
और यहाँ कुलदीप राजा को गले लगाकर उसे स्टेशन के लिए छुड़वा देता है और वो ये भी कहता है कि कुछ जरूरत पड़े तो तुरंत कॉल करना, कुछ भी मत सोचना क्योंकि तुम हमारे बहुत काम आए हो, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर कुलदीप भूषण के साथ ऑफिस निकल जाता है। इधर कुलदीप का नौकर आकर बताता है कि आपकी पीठ पीछे बहुत सारे गैर कानूनी काम हो रहे हैं, आपको जाकर देखना चाहिए। तभी कुलदीप कहता है कि हम उन्हें रंगे हाथों हाथ पकड़ेंगे। अब यहाँ कुलदीप, भूषण और उसका नौकर तीनों निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक खेत के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी कुलदीप देखता है कि यहाँ उसने सान्विका के साथ कुछ पल बिताए थे और वो अपना ध्यान भटकाने लगता है ताकि उसे ये पुरानी यादें न आए। तभी इनकी गाड़ी पर फायरिंग हो जाती है और ये हमला गौरी और उसकी गैंग ने किया होता है, जहाँ कुलदीप का ड्राइवर मारा जाता है। जैसे ही कुलदीप को ये गैंग मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी ये देखते हैं कि कुलदीप, भूषण और उनका नौकर वहाँ से निकल चुके हैं। ये गैंग अब इन तीनों का पीछा करती है। तभी कुलदीप, भूषण और उनका नौकर एक खंडर में छुप जाते हैं और धड़ाधड़ फायरिंग करने लगते हैं। इधर से गैंग भी फायरिंग करती है, इधर से ये लोग भी फायरिंग करते हैं। यहाँ कुलदीप और भूषण ने भी कई सारे गुंडों को मार दिया था और गौरी यहाँ अपने एक आदमी के साथ चुपचाप यहाँ से खिसक जाता है, यानी कि वो कुलदीप को मारने में असफल रहा था। उसी समय दद्दू के पास कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसके दामाद पर चौहान ने अटैक करवाया है। इधर चौहान भी मजे लेते लेते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर फायरिंग हुई थी, क्योंकि उसे तो बहुत मजा आ रहा था अब चौहान को मजा चखाने के लिए। इधर दद्दू गुस्से में अपने आदमियों को ऑर्डर देता है। वो कहता है कि जिस किसी ने भी मेरे दामाद पर हमला किया है उनका पता लगाओ, वरना मैं यहाँ आग लगा दूंगा। इधर चौहान का वकील चौहान को कॉल करके बताता है कि किसी ने डीएम को मारने की कोशिश की और इसका सब तुम पर जा रहा है। इसी वजह से तुम कहीं अंडरग्राउंड हो जाओ, वरना ना दद्दू तुम्हें छोड़ेगा और ना ही कुलदीप तुम्हें छोड़ेगा। अब यहाँ चौहान भी डर जाता है कि अब क्या किया जाए। अब ये लोग तो चले जाते हैं। तभी इधर हम देखते हैं कि चौहान के घर पर पुलिस चौहान को लेने ही आई होती है, मगर उन्हें चौहान वहाँ नहीं मिलता। इधर जब कुलदीप अपने घर आता है तो माला उससे लिपट जाती है, क्योंकि उसने भी सुना था कि कुलदीप पर अटैक हुआ था और वो बहुत ज्यादा डर गई थी, मगर कुलदीप कोई रिएक्ट नहीं करता। इधर शान्विका अपनी माँ को कॉल करती है तो उसकी माँ उसे बहुत बुरा भला सुनाती है। वहीं उसकी माँ कहती है कि आज तेरी ही वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। उसकी माँ कहती है कि ना तो तू उस लड़के के साथ ये सब करती और ना ही हमें आज ये दिन देखने पड़ते। शान्विका भी अपनी माँ से कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, और शान्विका गुस्से में फोन काट देती है। इधर पुलिस ने हर जगह पर नाकाबंदी कर दी होती है, क्योंकि वे लोग चौहान को ढूंढ रहे थे। अगर पुलिस के हाथों चौहान कहीं नहीं लगता, वहीं बड़े से बड़ा ऑफिसर भी चौहान के पीछे लगा हुआ था। आगे हम देखते हैं कि गौरी अपना हफ्ता लेने के लिए एक चाय की दुकान पर आता है। तभी यहाँ गौरी पर दो लोग हमला कर देते हैं जो कि अनजान होते हैं। उसे वे अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाते हैं। अब ये इसे लेकर कहाँ जाते हैं ये हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम के समय दद्दू कुलदीप के यहाँ खाना खा रहा होता है। कुलदीप गुस्से में कहता है कि ये चौहान और पुष्कर पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं। अभी दद्दू कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उन्हें देख लूंगा। वहीं कुलदीप दद्दू से कहता है कि हमें उन्हें मारना नहीं है, उन्हें तो कानून सजा देगा। वहीं दद्दू कुलदीप को उकसाते हुए कहता है कि अब वो लोग तो जेल से फिर से छूट जाएंगे और फिर से तुम पर हमला करेंगे, इसलिए हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। पर कुलदीप उन्हें मारने से बिल्कुल मना कर देता है, लेकिन दद्दू इस बात के लिए राजी नहीं होता। तभी यहाँ कुलदीप के पापा को गुस्सा आ जाता है और वो दद्दू के सिर पर एक जोर की थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि यहाँ कुलदीप के पापा को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उनके बेटे से ऊंची आवाज में भी बात करे। ये हमें पता चलता है कि यहाँ कुलदीप के पापा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें उस हादसे के बाद से ही सदमा लग गया था। कुलदीप अपने पापा को संभालता है और नौकर के साथ अंदर भेज देता है। इधर माला अपने पापा से कहती है पापा ज्यादा तो नहीं लगी। तभी वो कहते हैं कोई बात नहीं, उनकी तबीयत अभी सही नहीं है। अब यहाँ कुलदीप दद्दू के पैर छूता है और दद्दू यहाँ से चला जाता है। इधर हम गौरी को देखते हैं जिसने अंगद को अपने घर बुलवाया होता है। गौरी अंगद से कहता है कि मुझे चौहान सर से मिलना है, जिस पर अंगद गौरी की बात मान जाता है। मगर अंगद गौरी से एक शर्त रखता है कि तुम्हें अकेले ही चलना होगा।
अब गौरी अपने साथ एक बंदूक ले लेता है और अकेले ही निकल पड़ता है। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ गौरी के दिमाग में कुछ तो प्लान था। इसके बाद अंगद और गौरी एक जंगल के बीचों बीच खंडर में पहुँचते हैं। तभी गौरी कहता है कि तुम ऐसी जगह छुपे हो तभी तो अभी तक पुलिस तुम्हें नहीं ढूंढ पाई है। इसके बाद गौरी चौहान से बातें करने लगता है। तभी अंगद उसकी बंदूक को छुड़ा कर दूर रख देता है। अंगद कहता है कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है। इसके बाद चौहान गौरी से कुलदीप को मारने वाली बात करता है। यहाँ पर वो उनका पान नहीं खाता, यानी कि उन्हें समझ आ जाता है कि ये अब कुलदीप को नहीं मारने वाला, क्योंकि अब वो उनका पान नहीं खा रहा था। तभी यहाँ पर पुष्कर और अंगद गौरी पर हमला कर देते हैं। तभी गौरी अपनी बंदूक उठाने के लिए भागता है। यहाँ लड़ाई हो जाती है। गौरी यहाँ से जैसे ही भागने लगता है तभी पुष्कर गौरी पर बंदूक चला देता है। अब यहाँ चौहान गौरी से पूछता है कि तुम दद्दू के पास क्यों गए थे। तभी हमें पता चलता है कि जब ये हफ्ता वसूल करने गया था तभी दद्दू के उन 2 आदमियों ने ही गौरी को उठाया था। हाँ, दद्दू ने गौरी को चप्पल से मारा होता है और वो कहता है कि अगर तुमने कुलदीप को मारने की साजिश की है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वो उसे चप्पल से बहुत मारता है। अगर गौरी अपनी बात बदलते हुए कहता है मुझे एक मौका और दीजिए, मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी दद्दू का दिमाग चलता है और वो चौहान का मर्डर करने के लिए गौरी को बोल देता है, जिस पर गौरी भी मान जाता है क्योंकि उसे मुंह मांगी कीमत जो मिलने वाली थी। इधर गौरी चौहान के चंगुल से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुष्कर पीछे से उस पर एक गोली चला देता है, जिससे गौरी वहीं मर जाता है। इधर साइड दद्दू को किसी का कॉल आ जाता है, जिसकी बातें सुनकर दद्दू टेंशन में आ जाता है। इधर माला कुलदीप से कहती है कि आज चौहान के घर पर रेड है ना। कुलदीप कहता है हाँ। भी माला कुलदीप से कहती है तुम वो सब बातें भूल क्यों नहीं जाते जो तुम्हारे साथ हुआ था, ताकि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। मगर कुलदीप उसकी एक बात नहीं सुनता और यहाँ कुलदीप चौहान के घर रेड मारने चला जाता है। इधर हमें चौहान के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां उसके घर पर रेड पड़ चुकी थी। पुलिस हर चीज की छानबीन कर रही थी। अब कुलदीप जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो उसे हवेली देखकर उसके साथ जो जो हुआ उसे सब कुछ याद आने लगता है। किस तरह से उसके घर वाले उसे यहाँ पकड़ कर लाए थे और उसके पापा के हाथों में कील ठोकी गई थी, और किस तरह से शानविका ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था कि ये लड़का ही मेरे पीछे पड़ा था, और उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर बाद शानविका अपनी लाल गाड़ी से वहां पहुंचती है और वो जैसे ही गाड़ी से उतरती है कुलदीप शानविका को देखता ही रह जाता है। जाते हुए कुलदीप शानविका को सुनाते हुए ये भी कहता है कि इस घर में जो कुछ भी बचा है वो सब कुछ लेकर चलो, और चश्मा लगाकर यहाँ से निकल जाता है। अब शानविका ऊपर चढ़ती है और वो अपने हाथ पे हाथ रखकर कुलदीप को वहाँ से जाते हुए देखती है। शानविका के अंदर हम गुस्सा देख पाते हैं। उसने मन बना